हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग रेस्ट्रिक्शन मैपिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग यूजिंग पार्शियल एंड कंप्लीट डाइजेशंस। आज हम तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेस्ट्रिक्शन मैपिंग क्या है। तो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग है कि एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन, दो से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट्स को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी एक गिवन डीएनए मॉलिक्यूल पे प्लेस करना। ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि तीन जगहें हैं, तीन या चार जगहें हैं, ए, बी, सी और डी, चार जगहें हैं। तो ये चार जगहें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे एसोसिएटेड हैं, इसको हम लोग कहेंगे मैपिंग। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पे ए बी सी डी इस ऑर्डर में अरेंज्ड हो और ए से बी के बीच की दूरी जैसे 7 यूनिट्स हो, बी से सी के बीच की दूरी 10 यूनिट्स हो और सी से डी के बीच की दूरी 5 यूनिट्स हो सकता है। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग है कि हम रेस्ट्रिक्शन साइट्स को किसी एक डीएनए मॉलिक्यूल पे कैसे प्लेस करें। हमें क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा, यानी कि इट इज़ बेसिकली रेस्ट्रिक्शन मैपिंग क्या है। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग है प्लेसिंग और मैपिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ऑन अ गिवन डीएनए मॉलिक्यूल। सवाल ये बनता है कि ये गिवन डीएनए मॉलिक्यूल है कैसा। गिवन डीएनए मॉलिक्यूल दो तरीके का हो सकता है। इट कैन बी सर्कुलर और इट कैन बी a linear DNA molecule. Now सर्कुलर और लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल में कुछ खास बातें हैं जिसके बेसिस पे हम इनको रेस्ट्रिक्शन मैपिंग करते हैं। खास बात क्या है, कोई एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। अब ये डिपेंड करेगा कि हम इस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पे कितने कट्स मारते हैं। इसकी बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रैगमेंट्स बनते हैं। सिमिलरली कोई एक लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है, तो इस लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल को अगर हम कट करते हैं तो अकॉर्डिंगली इसके डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पे ये चार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स हैं। सिमिलरली इस लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल पे भी चार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स हैं। यानी कि जो मैंने आपको ब्लू लाइंस बनाई हुई हैं, इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स शो करने के लिए कर रहे हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करते क्या हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली किसी एक डीएनए सीक्वेंस पे कट्स करते हैं और कट करेंगे तो फिर फ्रैगमेंट्स बनेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की 4 कॉपी जिस सर्कुलर डीएनए पे है और उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस सर्कुलर डीएनए को ट्रीट किया जाए तो होगा क्या, इसका आउटकम क्या होगा। इसका आउटकम होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन साइट्स पे डीएनए कट्स करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो हमारा डीएनए कैसा दिखने लगेगा, हमारा डीएनए दिखने लगेगा कुछ ऐसा। ओके। सिमिलरली यहाँ पर क्या इफेक्ट हो, अब जरा हम, ये तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट कर दिया। कट करने के बाद क्या हुआ, फ्रैगमेंट्स बने। तो फ्रैगमेंट को मैं नाम देता हूँ फ्रैगमेंट ए, फ्रैगमेंट बी, फ्रैगमेंट सी, फ्रैगमेंट डी। यहाँ पे नाम देता हूँ पी, क्यू, आर, एस, टी। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है
कि हमने सर्कुलर डीएनए पे 4 कट्स मारे तो हमें फ्रैगमेंट्स कितने मिले? 4। लेकिन अगर हमने लीनियर डीएनए पे 4 कट्स मारे तो हमें फ्रैगमेंट्स कितने मिले? 5। यानी कहने की बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि यहाँ नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स generated is equal to number of restriction enzyme sites present। और यहाँ पर क्या हुआ, ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर हमने लीनियर डीएनए को किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया, सो नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स जो जनरेट होंगे वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे 4 साइट्स थी तो टोटल कितने बन गए? 5 फ्रैगमेंट्स। यहाँ पे 4 साइट्स थी तो टोटल फ्रैगमेंट्स कितने बने? 4 ही बने। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ इसके आगे की बात करते हैं। अब जब हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन की बात करते हैं तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन 2 तरीके का हो सकता है। एक तो कंप्लीट डाइजेशन और दूसरा हो सकता है इनकम्प्लीट और पार्शियल। नो, इस कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेशन को ज़रा समझते हैं। सो कंप्लीट डाइजेशन उसको कहेंगे जिसमें कि हर डीएनए मॉलिक्यूल के हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट पे कट हो। ठीक है। इनकम्प्लीट या पार्शियल क्या है? इसमें कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स के कुछ ही रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे डाइजेशन होगा, जबकि कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स के सारे साइट्स पे डाइजेशन हो जाएगा, और कुछ ऐसे भी डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके किसी भी साइट पे डाइजेशन नहीं हुआ होगा, यानी कि कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स अनडाइजेस्टेड होंगे। तो पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट डाइजेशन क्या कहलाता है? सो इनकम्प्लीट डाइजेशन में कुछ तो अनडाइजेस्टेड रहते हैं, कुछ कंप्लीटली डाइजेस्ट रहते हैं, और कुछ में डाइजेशन केवल कुछ ही रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे होता है। तो इस बात को ज़रा समझते हैं हम लोग, क्या इसका मीनिंग है। इसकी मीनिंग को हम लोग अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, वो था कंप्लीट डाइजेशन कि 4 रेस्ट्रिक्शन साइट्स थे, चारों पे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने हर डीएनए मॉलिक्यूल में कट किया। ये क्या था? कंप्लीट डाइजेशन। ये आसान था। पार्शियल को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हम सर्कुलर और लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स के पार्शियल और कंप्लीट डाइजेशंस एक एक करके देखते हैं। पहले सर्कुलर मॉलिक्यूल्स को हम लोग देखते हैं। बिफोर वी स्टार्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स के बारे में, कि ये साइट्स किसी एक डीएनए मॉलिक्यूल पे कितने बार पाई जा सकती हैं। पहली बात, किसी एक डीएनए पे एक से ज़्यादा तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स पाए जा सकते हैं, यानी कि मल्टीपल इसका मतलब क्या होता है? मल्टीपल आरी साइट्स का मतलब क्या हुआ कि ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, सो इस पे एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स पाई जा सकती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स का मतलब ये हुआ, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स का मतलब ये हुआ कि किसी एक गिवन डीएनए मॉलिक्यूल पे एक से ज़्यादा तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइमल्टेनियसली पाए जा सकते हैं। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात हुई मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। इसका मतलब क्या हुआ
कि किसी एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ही एक से ज़्यादा कॉपीज पाई जा सकती हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती हैं इस डीएनए पे। इस बात को भी ज़रा समझते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि किसी एक डीएनए पे BAM-H1 की 3 साइट्स हैं, EcoR1 की 2 साइट्स हैं और XHO1 की 2 साइट्स हैं। यानी कि किसी भी एक रेस्ट्रिक्शन पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक से ज़्यादा कॉपीज हो सकती हैं और किसी एक डीएनए पे एक से ज़्यादा तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स भी हो सकती हैं। ये बातें क्लियर? सो जब हम मैपिंग करते हैं तो मैपिंग करने के लिए हमें इन सारी बातों को ध्यान रखना होता है। और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, पहले हम लोग सिंपल मैपिंग को समझेंगे, फिर उसके बाद इसी मैपिंग को हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे। हम लोग इसमें जो पहली बात स्टार्ट करेंगे restriction mapping using single restriction enzyme sites। ओके, अब ये सबसे आसान है। अब इस सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट में हमें इन दो बातों को फिर से अपने ध्यान में रखना होगा कि सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक तो कंप्लीट डाइजेशन करेंगे या फिर पार्शियल डाइजेशन करेंगे। ठीक है, अब इनके दो केसेज बनेंगे। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होगा तो क्या बातें होंगी और लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल होगा तो क्या बातें होंगी। दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत आसानी से बात को क्लियर करते हुए समझेंगे हम लोग। ठीक है, सो पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे सर्कुलर डीएनए के। हम जो पहली बात इसमें पढ़ेंगे कंप्लीट डाइजेशन की। सो मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है जिसकी टोटल साइज करीब 7 kb है, यानी 7000 बेस पेयर्स है। और इस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पे किसी एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मल्टीपल साइट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे समझ लेते हैं आरी हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है BAM-H1। ओके, सो हम क्या करेंगे, BAM-H1 की साइट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस BAM-H1 से इस BAM-H1 के बीच की दूरी है लेट्स से 3 kb। इस BAM-H1 से इस BAM-H1 के बीच की दूरी है लेट्स से 2.5 kb। तो इस BAM-H1 से इस BAM-H1 की दूरी कितनी है, 1.5 kb। नाउ अब हमें करना क्या है, हमें इस मॉलिक्यूल को BAM-H1 एंजाइम से ट्रीट करना है इतने सफिशिएंट टाइम के लिए कि हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट पर BAM-H1 हर डीएनए मॉलिक्यूल जो कि उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सबको डाइजेस्ट कर दे। ओके, सो होगा क्या, इसका आउटकम क्या होगा। सो हुआ क्या कि जब हमने इस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जिसका 7 kb टोटल मॉलिकुलर वेट था, इस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को हमने BAM-H1 से कंप्लीटली डाइजेस्ट किया तो
इन 3 जगहों पे कट्स बनने के कारण 3 फ्रैगमेंट्स बन गए। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये 3 फ्रैगमेंट्स बने हैं? हमें तो नहीं पता है, क्योंकि सब कुछ तो सोल्यूशन में हो रहा है। सो ये 3 फ्रैगमेंट्स बने हैं और दूसरी चीज़ें कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गए हैं। ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए हमें इस फ्रैगमेंट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो कहाँ रिजॉल्व करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे? सो इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ठीक है। सो ये एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है? एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली फ्रैगमेंट्स अपने मॉलिक्यूलर साइज के डीएनए मॉलिक्यूल्स अपने मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। सो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें क्या करना होगा कि ये जो डाइजेस्टेड हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके जो फ्रैगमेंट्स बने हैं, इनको देखना है। तो हम सॉल्यूशन ऑफ डीएनए लेंगे, जेल पे रन करेंगे, एग्रोजेल पे रन करेंगे, उसमें ATBR बड़ा होगा, UV लाइट में उसको देखेंगे और हमें क्या मिलेगा? बैंड्स मिलेंगे। वो बैंड्स कैसे दिखाई देंगे ना? गौर करने वाली बात क्या है कि हमें 3 फ्रैगमेंट्स ही केवल दिखाई देंगे, हमें इससे ज़्यादा फ्रैगमेंट्स नहीं दिखाई देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने किसी सॉल्यूशन में 100 डीएनए मॉलिक्यूल्स रखे थे और सभी 100 डीएनए मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल का मतलब सब पे 3 BAM-H1 साइट्स थी, और उस सॉल्यूशन ऑफ डीएनए को हमने BAM-H1 से अगर डाइजेस्ट किया और सभी के सभी 100 डीएनए मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट हो गए, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गए, तो सभी डीएनए मॉलिक्यूल्स से हमें 3 KB, 2.5 KB और 1.5 KB के ही फ्रैगमेंट्स जनरेट हुए मिलेंगे। और वो सारे फ्रैगमेंट्स हमें जेल पे दिखाई देंगे केवल इन 3 बैंड्स के फॉर्म में। बात समझ में? इसे कहते हैं हम लोग कंप्लीट डाइजेशन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे कि इनकम्प्लीट डाइजेशन क्या होता है, पार्शियल और इनकम्प्लीट डाइजेशन। ध्यान देने वाली बात है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सा है? BAM-H1। मॉलिक्यूल कैसा है? सर्कुलर। सो जरा हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेशन के फीचर्स को समझते हैं। सो ये हमारा एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें 3 BAM-H1 साइट्स हैं और इस डीएनए को हम पार्शियली डाइजेस्ट करने वाले हैं, जिसकी साइज है 7 KB। इसके 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स के बीच में है 3 KB का डिस्टेंस, फिर दूसरे 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स के बीच में 1.5 KB और बाकी की 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं 2.5 KB। अब हम अपनी बात को समझने के लिए क्या करेंगे कि इन BAM-H1 साइट्स को ज़रा नाम दे देते हैं। क्यों कहा है ऐसा वो आपको भी समझ में आएगा। नाउ अब हम इस डीएनए मॉलिक्यूल को BAM-H1 से ट्रीट करते हैं। सिचुएशन ज़रा समझते हैं। क्या है कि इसी सेम डीएनए मॉलिक्यूल का हमारे पास एक सॉल्यूशन है। कंप्लीट कैसे डाइजेशन हम कर सकते हैं? तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो लेसर अमाउंट ऑफ एंजाइम ऐड करो आप, दूसरा तरीका हो सकता है कि आप लेसर टाइम के लिए इंक्यूबेशन करो, डाइजेशन करो। इसके आउटकम्स क्या होंगे? तो इसके आउटकम्स ये फॉलोइंग आउटकम्स हो सकते हैं इसके। पहला,
कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स तो डाइजेस्ट ही ना हो, किसी भी साइट पे एंजाइम इंटरैक्ट ना कर सके। सो नो डाइजेशन एट ऑल। दूसरा, कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स पे इस बैम H1 के ए साइट पे ही बस क्लीवेज हो, बी और सी साइट्स पे क्लीवेज ना हो। सो digestion at only BAM-H1 A site। Similarly, कुछ DNA molecules में digestion at only BAM-H1 B site। Similarly, ठीक है, ये हो सकते हैं। इनको हम कंबाइंड क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे सिंगल डाइजेशंस एट द डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे हम इनको? सिंगल डाइजेशंस। ये तीन आउटकम्स हो गए। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी होगी? नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि BAM-H1 ए और बी पे साइमल्टेनियस, कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स में ए और बी पे डाइजेशन हो जाए लेकिन सी पे डाइजेशन ना हो, कुछ में सी और बी पे डाइजेशन हो जाए लेकिन ए पे ना हो, कुछ में ए और सी पे डाइजेशन हो जाए लेकिन बी पे ना हो। पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे डबल डाइजेशन से डीएनए मॉलिक्यूल। अच्छा, अब लास्ट ऑप्शन क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन। समझ में आ रहा है कि जब हम किसी एक डीएनए मॉलिक्यूल को, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरीके के पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स पे डाइजेशन हुआ ही नहीं, कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स पे सिंगल डाइजेशन हुए अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स पे, कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स पे डबल डाइजेशन हुए और कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स पे कंप्लीट डाइजेशन हो गए। बात समझ में आ गई? ओके, अब जरा हम लोग इनके आउटकम्स को देखते हैं कि साहब अगर सिंगल डाइजेशन हो तो क्या होगा, डबल डाइजेशन हो तो क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन हो तो क्या मिलेगा, फ्रैगमेंट्स हमें कैसे मिलेंगे, क्योंकि जब डाइजेशन हो रहा है तो फ्रैगमेंटेशन तो होना ही होना है। तो जरा हम लोग फ्रैगमेंट्स को देखते हैं। सिंगल डाइजेशन का किसी भी एक साइट को समझ लेते हैं, आगे हमें बात समझ में आ जाएगी कौन कौन सा है। केस 1, केस 2, सॉरी केस 2, केस 3 एंड केस 4। सो अब किसी भी, क्योंकि हमने यहाँ कहा है कि 2, 3 या 4 कोई सा भी केस था, यानी कि ए पे कट होता, बी पे कट होता, ऐसे पे सिंगल डाइजेशन था। सो इसका आउटकम क्या आने वाला था? ठीक है, तो इसको जरा हम देखते हैं। मान लेते हैं ए पे हम डाइजेशन करते हैं, बी और सी को आप समझ लीजिएगा क्या होता है। करूँगा इस साइड पे मैंने कट कर दिया। ओके, अब इसका आउटकम क्या हुआ? इसका आउटकम होगा कि ये दोनों एंड्स इसके खाली हो गए, फ्री हो गए। फ्री हो गए तो मैं इसको फैला सकता हूँ, और अगर मैं इसको फैलाऊँगा तो ये कैसा दिखेगा ये आप अभी समझ सकते हैं।
सो ये जो मेरा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल था ये कन्वर्ट हो जाएगा एक लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल में, ठीक है। और बैमेच-1 साइट्स जैसी थी वैसी ही रहेंगी, लेकिन ये मेरा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो पहले 7 kb का था वो अभी भी 7 kb का ही रहेगा। सो हमारा जो सर्कुलर डीएनए था सिंगल साइट पे डाइजेशन होने के कारण ये कैसा हो गया, लीनियराइज्ड। और ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस बैमेच-1 सी साइट से 1.5 kb की दूरी पे बैमेच-1 बी साइट थी वो अभी भी है, और ये बैमेच-1 साइट भी 2.5 kb की दूरी पे बैमेच-1 ए साइट पे है। आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने ए डैश और ए डैश बना दिया है। क्यों बनाया है? क्योंकि जब कट होगा तो ये पार्शियल बैमेच-1 साइट्स रह जाएंगी, ये कंप्लीट बैमेच-1 साइट्स नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए जो पहले 3 दिख रही थी अब वो कितनी हो गई हैं, 4 यहाँ पे। और ये दोनों बैमेच-1 साइट्स पार्शियल हैं, कंप्लीट नहीं हैं, जबकि ये जो बीच वाली साइट्स हैं ये कैसी हैं, कंप्लीट हैं। सो बात समझ में आई? सिंगल डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, लीनियराइजेशन ऑफ द सर्कुलर मॉलिक्यूल। एक कोई सर्कल है उस पर एक कट मारेंगे आप, खुल के वो कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ये है सिंगल डाइजेशन का आउटकम। अब आते हैं दूसरे डाइजेशन पे, डबल डाइजेशन। अब इस डबल डाइजेशन के हमें अलग अलग केसेस देखने पड़ेंगे। इस डबल डाइजेशन में क्या क्या होगा, तो इसमें पहली बात समझते हैं, डाइजेशन एट बैमेच-1 ए एंड बी साइट्स। ए और बी साइड्स पे कट करते हैं, साइड को कट कर दिया और बी साइड पे कट कर दिया, लेकिन हमने सी साइड को बिल्कुल भी टच नहीं किया। अब जरा ध्यान देने वाली यहाँ पे बात क्या होगी, ए साइड को कट किया है, बी साइड को कट किया है, लेकिन सी साइड को कट नहीं किया है। तो ध्यान से देखिएगा, आउटकम यहाँ से लेकर के और ये एक लार्ज फ्रैगमेंट मिलेगा और बाकी ये एक छोटा फ्रैगमेंट आपको मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, इस साइड से लेकर के इस एंड तक। ओके, आउटकम इसका क्या आया, जरा ध्यान देखते हैं। आउटकम इसका आया, समझ में आएगा। तो हमें कितने फ्रैगमेंट्स मिले, 2.5 kb का और 4.5 kb का। आउटकम्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि साहब क्या आउटकम्स आए हमारे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके आउटकम्स हैं, ये हमारा आउटकम आ गया डबल डाइजेशन का, कब, ए और बी साइड्स पे। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं बी और सी साइड्स पे या फिर ए और सी साइड पे। डाइजेशन एट बैमेच-1 ए एंड सी साइड्स। सो ए और सी साइड्स पे डाइजेशन करने के लिए हमें क्या आउटकम दिखेगा, हमने पाया कि ए और सी पे डाइजेशन करते हुए ये 3 kb का जो फ्रैगमेंट है वो इस लार्ज फ्रैगमेंट 4 kb के फ्रैगमेंट से अलग हो गया। अगेन हमें कितने फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं, 2 फ्रैगमेंट्स, लेकिन साइजेज में डिफरेंस आ रहा है। सो मैं इसको बताऊंगा नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सो हमें लीनियर 2 फ्रैगमेंट्स मिलेंगे इसके डाइजेशन के बाद, एक 3 kb का फ्रैगमेंट मिलेगा और एक टोटल कितना हो गया, 4 kb का फ्रैगमेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, आउटकम्स क्या है हमारे ना। तीसरी बात, डबल डाइजेशन में तीसरी कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, डबल डाइजेशन एट बैमेच-1
कौन कौन सी साइट्स? बी एंड सी साइट्स। सो इसमें हम करने डबल डाइजेशन डायमेथन बी और सी साइट पे करने वाले हैं। डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन करके हम इनके आउटकम्स देखते हैं क्या बनते हैं। डाइजेशन साइट बी पे कर दिया डाइजेशन। अब जरा देखिए क्या होगा। ये 1.5 केबी का फ्रैगमेंट अलग हो गया और ये जो लार्ज फ्रैगमेंट बना ये कितने केबी का हो गया? 3 + 2.5 कितने केबी का हो गया? 5.5 केबी का। सो हमें आउटकम्स क्या मिलेंगे? कैसे दिखेंगे ये? सो हमें क्या मिले? लीनियर फ्रैगमेंट्स मिल गए 1.5 केबी के और टोटल 5.5 केबी के। ये हमारा किसका हुआ? ये केस हुआ हमें डबल डाइजेशन का। अगला केस क्या मिलता है? अगला केस है कंप्लीट डाइजेशन, और कंप्लीट डाइजेशन का हमने देख रखा है। कंप्लीट डाइजेशन में क्या मिलेगा? 1.5 केबी, 3 केबी एंड 2.5 केबी। बात समझ में आ गई? सो अगर मैं इन आउटकम्स को एक साथ लिखूँ, पार्शियल डाइजेशन करने के बाद हमें कितने कितने केबी के फ्रैगमेंट्स मिलेंगे या टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। सो फाइनली all possible outcomes of partial digestion would include, क्या क्या इंक्लूड करेगा? सो सिंगल डाइजेशंस के अगर मैं देखूं, सो सिंगल डाइजेशन प्रोडक्ट्स, सिंगल डाइजेशन प्रोडक्ट्स कितने केबी के हैं? 7 केबी फ्रैगमेंट। देन दूसरा डबल डाइजेशन प्रोडक्ट्स, इनमें क्या क्या है? पहला क्या मिला था हमें? 2.5 केबी का फ्रैगमेंट अलग हुआ था, प्लस बाकी कितना बचा? 4.5 केबी। बी, सो हमने 3 केबी का फ्रैगमेंट अलग किया था, देन सी क्या मिला था हमें? 1.5 केबी का फ्रैगमेंट अलग हुआ और एक लार्ज फ्रैगमेंट कितने केबी का मिला? ये मिला। देन लास्ट कंप्लीट डाइजेशन प्रोडक्ट्स, क्या है इसमें भी? सो इसमें हमें मिलेगा एक 1.5 केबी का बैंड, एक फ्रैगमेंट हमें मिलेगा 2.5 केबी का और एक फ्रैगमेंट हमें मिलेगा 3 केबी का। सारी पिक्चर क्लियर है? अब इस पार्शियली डाइजेस्टेड सैंपल को हम एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए सब्जेक्ट कर देते हैं, और वो साइजेस क्या क्या होंगे? सो एक तो हमें लीनियराइज्ड 7 केबी का लार्जेस्ट बैंड मिलेगा। फिर ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो ये प्रोडक्ट कितने कितने केबी के हैं? सो इससे छोटा हमें जो बैंड मिलेगा 5.5 केबी का, इससे छोटा जो बैंड मिलेगा वो हमें 4.5 केबी का मिलेगा, इससे छोटा जो बैंड मिलेगा वो हमें 4 केबी का मिलेगा, फिर इससे छोटा 3 केबी,
इससे छोटा 2.5 KB, और फाइनली हमें सबसे छोटा बैंड मिलेगा 1. अब ध्यान दीजिए, ये है मेरा पार्शियल डाइजेशन प्रोडक्ट। इसी को कंपेयर करने के लिए यहीं पे मैं बता देता हूँ, इसी को कंपेयर करने के लिए यहीं पे मैं बना देता हूँ कंप्लीट डाइजेशन प्रोडक्ट में हमें केवल 3 बैंड्स मिलेंगे। कौन कौन से बैंड्स मिलेंगे? सो एक बैंड मिलेगा 3 KB का, एक बैंड मिलेगा 2.5 KB का, और एक बैंड मिलेगा हमें 1.5 KB। अब ध्यान दीजिएगा, पार्शियल डाइजेशन की ये जो आउटकम्स है 7 KB, 5.5 KB, 4.5 KB, 4 KB, ये हमें कंप्लीट डाइजेशन पैटर्न में नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ गई? सो दैट इज़ हाउ वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पार्शियल डाइजेशन एंड द कंप्लीट डाइजेशन प्रोडक्ट्स, कि किसी डीएनए का पार्शियल डाइजेशन हुआ या फिर कंप्लीट डाइजेशन हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सर्कुलर डीएनए का केस था। अब आते हैं लीनियर डीएनए के केस पे। अब इस लीनियर डीएनए में पहला जो हम बात समझेंगे क्या रहेगा? कंप्लीट डाइजेशन। अब अगर आपको वो ऊपर वाला समझ में आ गया तो ये भी समझना बहुत आसान है। ठीक है, सो देखते हैं, फिर से हम वही कहते हैं, हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो है BAMH1, और इस सिंगल साइट की बात कर रहे हैं, एक ही साइट मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है। सो एक लीनियर डीएनए है। इस लीनियर डीएनए को कैसे डिफाइन करें कि एक लीनियर डीएनए पे 3 BAMH1 साइट्स हैं। पहली BAMH1 साइट इसके लेफ्ट हैंड बॉर्डर से 1.5 KB की दूरी पे है। दूसरी BAMH1 साइट पहली BAMH1 साइट के 1 KB डाउन स्ट्रीम है, और तीसरी BAMH1 साइट राइट हैंड एंड से 0.5 KB पहले है। पहले का मतलब अपस्ट्रीम है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर दिए। बात समझ में? अब मैं इसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करता हूँ। ठीक है, डाइजेशन करते हैं। इसका डाइजेशन करना है हमें, तो क्या करना होगा कि सभी BAMH1 साइट्स से कट कर देना होगा। सो डाइजेस्ट करते हैं, इसको डाइजेस्ट कर दिया, इसको डाइजेस्ट कर दिया, इसको डाइजेस्ट कर दिया। नो व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिखता है? 3 BAMH1 साइट से और आपको 4 फ्रैगमेंट मिल गए, और चारों फ्रैगमेंट्स की साइजेस क्या हैं? 1.5 KB, 1 KB, 3.5 KB एंड 0.5 KB। अब अगर इसको मैं एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए सब्जेक्ट करूं तो मुझे क्या दिखेगा? समझ? ये 4 बैंड्स में देंगे कंप्लीट डाइजेशन पैटर्न। कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। अब आते हैं कि इस लीनियर डीएनए को अगर मैं पार्शियली डाइजेस्ट करूं BAMH1 से, तो मुझे क्या क्या आउटकम्स मिलेंगे, क्या पैटर्न्स मिलेंगे, उसको फाइनली हम लोग जैसे सर्कुलर डीएनए को देखा है वैसे ही हम लोग लीनियर डीएनए को देखेंगे, फाइनली हमें कैसा आउटकम दिखता है। तो जैसे पिछले केस में समझा था कि हमने BAMH1 साइट्स को ABC नाम दे दिया था, ऐसे यहाँ पे नाम दे देते हैं, और फिर उसके आउटकम्स। सो पार्शियल डाइजेशन जब हम करेंगे तो हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, ध्यान देते हैं। जैसे सर्कुलर डीएनए में किया था वैसे ही हमें लीनियर डीएनए के अलग अलग पॉसिबिलिटी मिलेंगी। पहली पॉसिबिलिटी सिंगल डाइजेशन। at either
बैम H1 ए और बी और सी साइट, पहला केस होगा। दूसरा, डबल टाइजेशन एट, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, पहली बात बैम H1 ए एंड बी साइट्स और बैम H1 ए एंड सी साइट्स और बैम H1 बी एंड सी साइट्स। डबल डाइजेशन हो सकता है, सिंगल डाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट, नो डाइजेशन एट ऑल। और लास्ट, कंप्लीट डाइजेशन। समझ में आई बात? सो पार्शियल डाइजेशन जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं। सिंगल डाइजेशन हो सकता है, डबल डाइजेशन हो सकता है, नो डाइजेशन हो सकता है, या फिर कंप्लीट डाइजेशन हो सकता है। अब जरा सिंगल डाइजेशंस को हम लोग देखते हैं। नो डाइजेशन से हमें एक सिंगल ये लार्ज फ्रैगमेंट मिलेगा। लार्ज फ्रैगमेंट कितना बड़ा है? 6.5 kb का। और कंप्लीट डाइजेशन में क्या मिलेगा? 1.5 kb, 1 kb, 3.5 kb एंड 0.5 kb। तो मैं यहाँ पे इन दोनों के आउटकम्स तो यहीं लिख देता हूँ। ओके, अब इन दोनों को हमें समझना होगा कि सिंगल डाइजेशन हुआ तो क्या हुआ और डबल डाइजेशन हुआ तो क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं। सो सिंगल डाइजेशन प्रोडक्ट्स, इसमें से पहला केस है एट बैम H1 ए साइट ओनली। अब आप बताइए, अगर केवल ए साइट पे डाइजेशन होगा तो इसका आउटकम क्या आएगा? तो बैम H1 ए साइट पे एक कट करते हैं, सिंगल कट। सो बैम H1 ए साइट्स पे हमने डाइजेशन कर दिया। सो हमें क्या मिला? हमें मिला एक 1.5 kb का फ्रैगमेंट और एक लार्ज फ्रैगमेंट। टोटल साइज इसकी हो गई 5 kb की। ठीक है, सो आउटकम क्या हो गया? ऐसे ही अब केवल साइट बी पे डाइजेशन करेंगे, उसका देखते हैं। तो अब हम बैम H1 बी साइट पे डाइजेशन करते हैं, क्या आएगा? डाइजेशन किया बैम H1 बी साइट पे। अब हमें कितने फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं? 2 फ्रैगमेंट। एक फ्रैगमेंट है 1.5 kb प्लस 1 kb, कितना हो गया? 2.5 kb। और दूसरा फ्रैगमेंट है 3.5 kb प्लस 0.5 kb, यानी कितना हो गया? 4 kb का। सो आउटकम्स हमारे क्या हो गए? ये बात, इसके पहले वाली बात, इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है,
अब आते हैं केवल साइट सी पे अगर डाइजेशन हो तो क्या होगा। इस साइट पे अगर हो तो, और अब हम डायमेंशन सी साइड पे डाइजेशन करते हैं। सो डू वी फाइंड, डाइजेशन किया, हम पाते हैं कि ये 0.5 kb का फ्रैगमेंट अलग हो गया और रेस्ट 6 kb का फ्रैगमेंट अलग हो गया। सो हमारा आउटकम क्या बना। ध्यान देने वाली बात क्या है, हर सिंगल डाइजेशन का हमें अलग अलग आउटकम मिलता है। कोई डाउट है? नाउ आगे बढ़ते हैं, अब डबल डाइजेशन को समझते हैं। इसमें पहला केस, एट BAM-H1 A and B sites, सो अब हम साइट ए और साइट बी पे डाइजेशन करते हैं, क्या प्रोडक्ट मिलता है देखते हैं। साइट ए पे डाइजेशन कर दिया, साइट बी पे डाइजेशन कर दिया, व्हाट डू यू फाइंड, आपको मिलता है 1.5 kb का एक फ्रैगमेंट, 1 kb का एक फ्रैगमेंट और एक 4 kb का फ्रैगमेंट। 3.5 प्लस 0.5 मतलब 4 kb का फ्रैगमेंट। तो आउटकम क्या हुआ समझ में? अब अगली बार हम क्या करेंगे, बी और सी पे डाइजेशन करेंगे या ए और सी पे डाइजेशन करते हैं। अब हम साइट ए और साइट सी पे डाइजेशन कर देते हैं। साइट ए पे, साइट सी पे डाइजेशन। तो अब आपको कितने फ्रैगमेंट मिल रहे हैं, 1.5 kb का एक फ्रैगमेंट, 4.5 kb का एक फ्रैगमेंट और 0.5 kb का एक फ्रैगमेंट। तो आउटकम्स क्या हो गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा, हम बी और सी साइड पे डाइजेशन करेंगे। ए बी कर लिया, ए सी कर लिया, अब बी और सी, बी एंड सी साइड्स देखते हैं भाई क्या होता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, साइट बी और साइट सी पे डाइजेशन, तो डाइजेशन कर देते हैं। क्या पाते हैं हम, डाइजेशन साइट बी पे किया और साइट सी पे किया डाइजेशन। अब आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 1.5 प्लस 1 kb का एक फ्रैगमेंट, यानी 2.5 kb का एक फ्रैगमेंट, एक फ्रैगमेंट 3.5 का और एक फ्रैगमेंट 0.5 का। सो आउटकम्स क्या हो गए, समझ में आ गया। सो हमने अभी तक क्या देखा, सिंगल डाइजेशन प्रोडक्ट्स, डबल डाइजेशन प्रोडक्ट्स, नो डाइजेशन प्रोडक्ट हमें पता है क्या है, और हमने डबल डाइजेशन प्रोडक्ट, कंप्लीट डाइजेशन प्रोडक्ट को देखा है। तो अब क्या करते हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स को हम समराइज कर देते हैं। हमने क्या किया है, आई हैव अ solution of a linear DNA of 6.5 kb, और इस सॉल्यूशन में हमने BAM-H1 एंजाइम डाल दिया, लेकिन किया क्या हमने, हमने किया इसका पार्शियल डाइजेशन। तो हमें क्या क्या आउटकम्स मिले हैं, जरा हम उनको लिख लेते हैं। अब इनको हम रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करके हम इनको एग्रोजेल पे देखते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद क्या आउटकम्स आते हैं। सो इन सबको हमने सब्जेक्ट कर दिया एग्रोजेल। सो वी गेट अ पॉइंट कि ये पार्शियल डाइजेशन प्रोडक्ट्स हमें क्या क्या मिलते हैं, पार्शियल
डाइजेशन पैटर्न, इतने बैंड कंपेयर करने के लिए यहीं पे हम बना लेते हैं जरा कंप्लीट डाइजेशन का पैटर्न। ये 2.5 kb बैंड, यहाँ पे नहीं कंप्लीट डाइजेशन नहीं मिला। ये 4 kb, 4.5 kb, 5 kb, 6 kb, 6.5 kb, these are not possible in the complete digestion, but in partial digestion, since there are different possibility, so you will get a number of bands। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए के पार्शियल और कंप्लीट डाइजेशन प्रोडक्ट्स के बारे में बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन लेते हैं, इसमें कहते हैं कि एक टेम्परेट फाज P4 है जिसका जीनोमिक डीएनए लीनियर है, डबल स्ट्रैंडेड है, 11.5 kb का है और इसके कोहेसिव एंड्स हैं। ठीक है, कोहेसिव एंड्स क्या होते हैं, चलिए इस बात को हम लोग यहाँ पे बना करके समझ लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला जाता है कि एक लीनियर डीएनए है इसकी टोटल लेंथ है 11.5 kb और इसके एंड्स कैसे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोहेसिव एंड्स। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब कहा जा रहा है कि इस लीनियर डीएनए को, सो ये है लीनियर P4 डीएनए, इस लीनियर डीएनए को जब कंप्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है BAM-H1 से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे BAM-H1 से जब डाइजेस्ट किया जाता है तो यहाँ पे 3 फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। बताइए, लीनियर डीएनए है, इसको हमने कंप्लीट डाइजेस्ट किया, कंप्लीट डाइजेशन, और हमें फ्रैगमेंट्स मिलते हैं 3। तो आप बताइए कि इसमें कितनी BAM-H1 साइट्स होंगी। सो ऑब्वियसली यहाँ से हमें बात समझ में आती है, 2 BAM-H1 साइट्स, ये तो है। कौन कौन से फ्रैगमेंट्स हैं, सो 6.4 kb, 4.1 kb एंड 1 kb। अच्छा, आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं पार्शियल डाइजेशन विद द सेम एंजाइम, BAM-H1 से ही पार्शियल डाइजेशन करते हैं। तो अब क्या फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, सो पार्शियली डाइजेस्ट किया, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कहते हैं कि इस लीनियर डीएनए को सर्कुलराइज कर देते हैं। सर्कुलराइज कैसे होगा, ये कोहेसिव एंड्स हैं, कोहेसिव एंड्स को एक दूसरे के पास लाओ और डीएनए लाइगेज से इसको जोड़ दो, तो क्या होगा, सर्कुलर हो जाएगा। सो कह रहे हैं circular P4 DNA made with DNA ligase can be digested with BAM-H1 to yield the fragments in the DNA. What is the order of the fragments in the DNA? ठीक है, सो अब सवाल ये है कि इसको हम ज़रा सर्कुलराइज करके देखते हैं। अब हम इसको सर्कुलराइज कर देते हैं। इस डीएनए में लाइगेज आपने ऐड किया, सो होगा क्या, सो ये सर्कुलर हो गया। अभी भी इसकी साइज कितनी है, 11.5
ठीक है। और इसमें कितने साइड्स हैं? 2 BAM-H1 साइड्स हैं। सो इसमें अभी भी 2 BAM-H1 साइड्स होंगे। सो अभी हमको क्या करना है, पता लगाना है कि 2 BAM-H1 साइट्स इस लीनियर डीएनए में कहाँ कहाँ किस किस तरीके से प्रेजेंट है, यानी BAM-H1A और BAM-H1B के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमें समझना है। क्लियर ये बात? तो आगे बढ़ते हैं। पहला, ठीक है, फर्स्ट वन इज दिस। इसमें हम क्या करेंगे, BAM-H1 एक साइड यहाँ रख देते हैं, दूसरी BAM-H1 साइड और इनके डिस्टेंसेज को लिख देते हैं। तो ये 1 kb, 6.4 kb एंड 4.1 kb। एक ये अरेंजमेंट हो सकता है। सो अगर ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है तो ऐसे भी हो सकता है, या फिर लेफ्ट हैंड की तरफ 4.1 हो और राइट हैंड की तरफ 1 kb का फ्रैगमेंट हो, यानी बीच में क्या है 6.4 kb का रीजन हो ना। दूसरा ऑप्शन, एक पॉसिबिलिटी है, और तीसरी एक पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 1 kb का रीजन बीच में हो और उसके फ्लैंकिंग 4.1 और 6.4 kb का रीजन हो। नाउ हमें इन 3 पॉसिबिलिटीज़ में से किसी एक पॉसिबिलिटी को सही बताना है। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो कैसे पता चलेगा? जो पॉसिबिलिटी, जो अरेंजमेंट हमारे पार्शियल डाइजेशन पैटर्न को शो कर दे वही करेक्ट। बात समझ में आ रही? तो ये कैसे पता करेंगे? तो ज़रा हम लोग इनके पार्शियल डाइजेशन आउटकम्स को समझते हैं। पहला, पार्शियल डाइजेशन आउटकम्स ऑफ फर्स्ट पैटर्न ऑफ इस पैटर्न का पार्शियल डाइजेशन से हमें क्या क्या मिलेगा? देखिए, पार्शियल डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? सिर्फ इसी पे डाइजेशन हो। अगर इससे डाइजेशन होगा तो हमें क्या क्या मिलेगा? सो पॉसिबिलिटी 1, यानी एक पहली पॉसिबिलिटी हमें मिलेगी 1 kb प्लस 6, यही केवल कटेगा तो बाकी ये रीजन सेम रहेगा। 6.4 प्लस 4.1 कितना हो गया? 10.5 kb। दूसरी पॉसिबिलिटी, सिर्फ इसी वाले BAM-H1 पे कट हो तो हमें क्या क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 4.1 का एक फ्रैगमेंट अलग हो जाएगा, प्लस बाकी क्या बचा? 7.4 के। नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? कंप्लीटाइजेशन हो जाए, और कंप्लीटाइजेशन हुआ तो क्या मिलेगा? 1 kb प्लस 6.4 kb प्लस 4.1 kb। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अब दूसरे पे आते हैं। अब पार्शियल डाइजेशन के आउटकम्स को देखते हैं, क्या क्या मिलता है। तो एक हो सकता है केवल ये वाली BAM-H1 साइट डाइजेस्ट हो, बाकी ये वाली ना हो, तो हमें क्या क्या मिलेगा? 6.4 kb प्लस 4.1 प्लस 1 कितना हो गया? 5.1 kb। सेकेंड,
सिर्फ इसी पे डाइजेशन, इस पे डाइजेशन ना हो तो हमें क्या मिलेगा, 6.4 प्लस 4.1 कितना हो गया, 10.5 kb प्लस 1 kb। और तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कंप्लीट डाइजेशन हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, 6.4 kb प्लस 4.1 kb प्लस 1 kb। और एक हो सकता है कि डाइजेशन ना हो तो हमें टोटल 11 kb। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमारे जो पार्शियल डाइजेशन का जो बैंड आया था वो क्या आया था। पार्शियल डाइजेशन में हमें क्या मिला था, 10.5 kb, 7.4 kb, 6.4 kb, 4.1 kb एंड 1 kb। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें एक बैंड, ये बैंड हमें टोटली न्यू मिलता है। यानी ये कंफर्म क्या करता है, ये कंफर्म करता है कि ये अरेंजमेंट क्या है, रॉन्ग है, ये अरेंजमेंट सही नहीं हो सकता। जबकि इस अरेंजमेंट की बात करें, जबकि इस अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें हमें 10.5 kb भी वहाँ पे बैंड में पार्शियल डाइजेशन में मिल रहा है, 7.4 kb मिल रहा है, 1 kb तो ये सब तो मिल ही रहे हैं, 6.4 और ये सब। यानी कि ये वाला तो हमारा करेक्ट सा लग रहा है। क्यों, जरा देखिए यहाँ पे, तो आपको पार्शियल डाइजेशन में क्या क्या मिल रहा है, पार्शियल डाइजेशन में आपको 10.5 भी मिल रहा है, 7.4 भी मिल रहा है, और ये तो सब में मिलना ही था। और हमने ये पाया कि इस अरेंजमेंट में हमें 10.5 और 7.4 मिल रहा है, तो ये मोस्ट लाइकली हो सकता है अरेंजमेंट। अच्छा, तीसरे अरेंजमेंट की बात करते हैं। अब जरा इसका पार्शियल डाइजेशन आउटकम देखते हैं क्या क्या। सो पहला केस, सिर्फ ये BAM-H1 साइट डाइजेस्ट हो तो हमें क्या मिलेगा, 4.1 kb प्लस 7.4 kb। और हमने पार्शियल डाइजेशन में देखा था ये तो दिख रहा था, सही लग रहा है। दूसरा केस, सिर्फ ये वाला डाइजेस्ट हो, ये वाला डाइजेस्ट ना हो तो हमें क्या मिलेगा, 4.1 प्लस 1 5.1 kb प्लस 6.4 kb। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये 5.1 kb का प्रोडक्ट तो हमें पार्शियल डाइजेशन में मिला ही नहीं था, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है। और कंप्लीट डाइजेशन से हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट डाइजेशन से हमें मिलेगा 4.1 kb प्लस 1 kb प्लस 6.4 kb, ये तो सब में पॉसिबल था। सो हमारे लिए यहाँ पे कैचिंग पॉइंट क्या है कि जो हमारे पार्शियल डाइजेशन का रिजल्ट है वो रिजल्ट किस पार्शियल डाइजेशन के पॉसिबल आउटकम से मैच खाता है। तो हम पाते हैं कि दो ऐसे अरेंजमेंट्स हैं जिसमें हमने 1 kb के रीजन को बीच में रखा है दो BAM-H1 साइट्स के, और दूसरा जिसमें हमने 4.1 kb के रीजन को बीच में रखा है दो साइड्स के। इन दोनों में हमें 5.1 kb का एक फ्रैगमेंट मिलता है जो कि हमारे पार्शियल डाइजेशन आउटकम में है ही नहीं। इस पार्शियल डाइजेशन आउटकम में कहीं पर भी 5.1 kb का फ्रैगमेंट है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये तो अरेंजमेंट्स तो सही नहीं है, और ओनली पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द BAM-H1 साइट्स इन द लीनियर DNA वुड बी दिस। समझ में, कोई डाउट? नाउ व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन ये कह रहा है that circular P4 DNA can be made with DNA ligase and that can be digested with BAM-H1 to yield the fragments in the DNA. What is the order of fragments in the DNA? So in this DNA, whether it is asking
whether it is asking about the order of the fragments in the DNA when it is circularized and digested, or when it is linear and digested. That is what it is asking. Okay, so if it is asking about linear, then we can say the 6.4 kb region is in between, or it is flanked by the 4.1 and 1 kb region. But if it is circular, और अगर ये सर्कुलर है तो क्या होगा? सर्कुलर है तो हमें डायमेंशन साइड को कहीं तो प्लेस करना पड़ेगा. सो if we put the BAMH1 site somewhere here like this, BAMH1 and BAMH1, and mark the regions as 4.1 kb, 6.4 kb एंड 1 kb. सो जब इसको मैं सर्कुलराइज करूँगा तो क्या होगा? जब इसको सर्कुलराइज करूँगा, सो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट. BAMH1 BAMH1. अब ध्यान देने वाली बात क्या थी कि इस एंड से ये वाला कोहेसिव एंड कितना दूर था? 4.1 kb. यहाँ से ये वाला रीजन कितना दूर था? 1 kb. तो अब बताइए कि जब मैंने इस रीजन को डबल डाइजेस्ट किया, यानी कि कम्प्लीटली डाइजेस्ट किया, तो मुझे क्या मिलेगा? एक मुझे मिलेगा 5.1 kb का और एक मुझे मिलेगा 6.4 kb का फ्रैगमेंट. कोई डाउट है? सो दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट. सो वेदर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द arrangement of the BAMH1 sites in the linear DNA, or whether it is asking about the fragments generated once it is circularized. ठीक है, so you can answer the question based upon what is being asked. ठीक है, बात समझ में आई? बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी. सो आगे की नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी.